हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं, वो सारे को आज यूज करेंगे और सम टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्टली इस आर्टिकल पे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस आते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा दो चार तो इधर उधर की भी क्वेश्चन रखा हूँ जिसमें आपको आइडिया थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ें हार्ड लेवल से मिलता है उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड लेवल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। YDAC का कुछ फॉर्मूला वगैरह पहले याद कर लेते हैं। इफ D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, स्मॉल d इज द स्लिट सेपरेशन, देन एट ए पॉइंट P ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन से y डिस्टेंस में किसी पॉइंट में अगर हमें इंटेंसिटी निकालना है, कीपिंग इन माइंड असम्पशन क्या था? असम्पशन ये था कि वी आर कंसिडरिंग और डिस्कसिंग द इंटरफेरेंस इन ए रीजन ऑन द स्क्रीन व्हिच इज क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो y डिस्टेंस में सेंटर से पाथ डिफरेंस क्या होता है? इट इज डेल्टा x इक्वल टू y d बाई d। एक बार हमें पाथ डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। So that way it is coming 2 pi y d by lambda into capital D। एक बार हमें फेज डिफरेंस मिल गया तो जो पॉइंट में हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो कहने का मतलब हुआ सेंटर से किसी भी एक डिस्टेंस पे y डिस्टेंस पे अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, यू कैन फॉलो द 3 स्टेप्स। यू कैन फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, then you can find out the phase difference, then you can find out the resultant intensity। ब्राइट स्पॉट कहाँ पे होता है? जहाँ पर पाथ डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना। तो कहाँ पर ब्राइट स्पॉट होता है? एट y इक्वल टू 0, लैम्डा d बाई d, 2 लैम्डा d बाई d एंड सो ऑन। ये y इक्वल टू 0 में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी एक असम्पशन हम लोग ले रखे हैं कि जो रेज निकल के आ रहे हैं दोनों स्लिट से, देयर हैविंग जीरो फेज डिफरेंस, कोहेरेंट विथ जीरो फेज डिफरेंस। वो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेंगे, अगर द रेज कमिंग आउट ऑफ द स्लिट्स आर नॉट कोहेरेंट, नॉट हैविंग जीरो फेज डिफरेंस, देन इन दैट केस सेंट्रल स्पॉट विल बी ब्राइट और डार्क। और क्या होगा? कहोगे, कह नहीं सकते क्या होगा। अगर दोनों का फेज डिफरेंस शुरू में जीरो है तो सेंट्रल स्पॉट में पहुंचते पहुंचते दोनों का पाथ डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि ब्राइट स्पॉट होगा। लेकिन अगर शुरू में ही एट दिस स्लिट्स द फेज डिफरेंस इज नॉट जीरो, तो सेंट्रल स्पॉट कैसा होगा? ब्राइट स्पॉट भी हो सकता है, डार्क स्पॉट भी हो सकता है। ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए। सिमिलरली डार्क स्पॉट कहाँ पर होता है? एट y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d एंड सो ऑन, है ना। डार्क स्पॉट का कंडीशन क्या था? द पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अच्छा, ये बात है। तो फ्रिंज विड्थ किसको कहते हैं? बाय डेफिनेशन फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स। दो ब्राइट स्पॉट के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। कितना आएगा? लैम्डा d बाई d। y इक्वल टू 0 में एक ब्राइट स्पॉट हो रहा है, y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई d में एक ब्राइट स्पॉट हो रहा है, तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग बट लैम्डा d बाई d। और यू से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स। इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस निकालोगे तो वही निकलेगा। तो याद रखना है, द फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D बाई d। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बार बार जरूरत में आएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, angular fringe width is the angle subtended by a complete fringe at the center of the slits। दोनों स्लिट का बीच में कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, and that is given by lambda by small d which does not depend upon capital D or distance of screen and the unit is radians। ठीक है, ये सब हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग किए थे? क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग किए थे? The central spot is bright, okay, ये याद रखना है। The dark and bright fringes are symmetrically distributed on either side of center with equal spacing between adjacent dark and bright spots। The shape of this spot is a hyperbola। Yes, I underline this one।
द शेप ऑफ द स्पॉट इज ए हाइपरबोला। फ्रिंज शिफ्ट क्या था? फ्रिंज शिफ्ट ये था कि किसी एक स्लिट के सामने अगर हम एक थिन ग्लास प्लेट रख देते हैं तो जो एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न था स्क्रीन के ऊपर वो सारा शिफ्ट कर जाता है। किधर को? टू द साइड ऑफ दैट स्लिट व्हिच इज कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट। जो ग्लास प्लेट से कवर हुआ है उसकी तरफ वो शिफ्ट कर जाता था। कितना शिफ्ट कर जाता था? y0 दैट इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 4 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। टी क्या है यहाँ पे? टी इज थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे क्वेश्चन में जाते हैं, धीरे धीरे करते हैं, मेरे साथ मिलके करते रहिए, सो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर। तो यहाँ पे कॉमन पैसेज दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है अबाउट YDAC और आपको 10-12 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं विद द सेम डाटा क्या दिया है। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 2 मिलीमीटर। सॉल्यूशन से शुरू करते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर दिया है स्लिट सेपरेशन D इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कैपिटल D इज 4 मीटर। ठीक है, दोनों स्लिट से निकलता हुआ इंटेंसिटी I0 है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। और क्या दिया है? लैम्डा दिया है। लैम्डा कितना दिया है? 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतना सारा डाटा दिया है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सॉल्यूशन क्या है? लिखेंगे कैसे? फ्रिंज विड्थ, मेरे साथ साथ फॉर्मूला मुंह में बोलते रहोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। लैम्डा डी बाई डी, यू नीड नॉट स्विच ऑन माइक्रोफोन बट यू कीप टेलिंग, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कितना दिया है? 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए हम सब कुछ को मीटर कर देते हैं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो लैम्डा को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। कैपिटल डी हो गया 4 मीटर और स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी 2 मिलीमीटर कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। Upon simplification, what you find here? It is coming 2 and this is coming out to be 10 power minus 3। ये हो गया ऊपर आया तो 3, ये 3 6 हो गया, 4 हो गया, ये तो हो गया ये 30 इंटू 10 पावर माइनस 30 इंटू 10 पावर माइनस 3 ऊपर गया तो प्लस 3 हो गया 6 माइनस 4 मीटर, which is same as 3 into 10 power minus 3 meter, which is same as 3 millimeter. तो the fringe width is coming out to be 3 millimeter. ठीक है, fringe width is coming out to be 3 millimeter. ठीक है, अगर आपको निकालना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो कैसे निकालेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ? एंगुलर फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या? लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो आप कहोगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। लैम्डा क्या था? लैम्डा था 15,000 इंटू 10 पावर माइनस 10। डी क्या था? डी वाज 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो कितना हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 15 बाई 2 इज 7.5 और ये हो गया 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन। भूलना मत, एंगल को याद रखना, रेडियन है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इन रेडियन। कितना सिंपल है। कभी कभार बच्चे करते करते हड़बड़ी में क्या करते हैं कि ये तो लैम्डा डी बाई डी है और एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए तो डी डिवाइड कर दो। डी कितना दिया है? 4 मीटर, 3/4 कर देते हैं। ये मीटर है, ये मिलीमीटर है। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल स्पॉट। आप जानते हो कि सेंट्रल स्पॉट इज ए ब्राइट स्पॉट
ब्राइट स्पॉट का मतलब हुआ the phase difference is the phase difference at the central spot. phase difference कितना होता है central spot पे? What is the phase difference between the rays at central spot? What is the path difference? ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, सेंटर पे दोनों रे आएंगे, उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होता था? 0। और पाथ डिफरेंस है 0, तो फेज डिफरेंस भी होगा 0। फेज डिफरेंस होगा 0, तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी एट द सेंट्रल स्पॉट इज नथिंग बट I1 I प्लस I2, जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर बाद में वैल्यू डालेंगे, प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 इंटू cos phi, ऐसा होता था। दिस इज व्हाट वाज द इंटेंसिटी इन जनरल। अब I1 का वैल्यू I0 है, I2 का भी वैल्यू I0 है, ये 2 रूट ओवर ऑफ I0 इंटू I0 है, cos 0 है, तो मिलके क्या हो गया? 4I0। So intensity at the central spot is coming out to be 4I0। ये समझ में आ गया। If one slit is covered with opaque object, then what will be intensity of the central spot? दो स्लिट में से एक स्लिट को बंद कर दिया गया, एक स्लिट को बंद कर दिया गया, यहां से लाइट आ रहा था, यहां से लाइट आ रहा था, ये I0 इंटेंसिटी का, ये I0 इंटेंसिटी का, एक को बंद कर दिए, एक को जैसे हम बंद कर दिए, क्या हो जाएगा? दिस लाइट विल no more reach here, only this will reach here, so at the central spot there is no more interference, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल स्पॉट? ओनली I0। सो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ओनली I0, बिकॉज नो इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। फाइन। अगला क्वेश्चन, फाइंड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेट करने में आसान होगा। 0. इसको थोड़ा 0.075 ऐसे ले लेते हैं मिलीमीटर, थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा। देयर इज नो अदर रीजन। हो सकता है कि 0.1 में आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो लेट अस मेक इट 0.075। At 0.075 millimeter, what is the intensity you are asked to calculate? You have to calculate what is the intensity at 0.075 millimeter यहाँ, ठीक है? ठीक है, यस। पूछा है फाइंड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 0.075 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। देखिए तो पहले क्या डाटा दिया है? ये हो गई स्लिट्स, ये हो गई स्लिट्स, ये हो गया स्क्रीन। सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगा? P पॉइंट में। तो आप क्या कहोगे? हियर व्हाट इज y? y इज 0.075 मिलीमीटर, ठीक है? अच्छा, y हो गया 0.075 मिलीमीटर। अगर y हो गया इतना, तो आप कहोगे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, एट p पाथ डिफरेंस आ जाएगा, इट इज y स्मॉल d बाय कैपिटल D। चलिए निकालते हैं पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एट p? पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय y इनटू स्मॉल d बाय कैपिटल D। वैल्यू डालें, y इज 0.075 मिलीमीटर, मतलब 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। और ऐसे ही रहे तो बाद में वैल्यू डाल लेंगे, एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, वो बढ़िया रहेगा। विल कैलकुलेट एट टाइम। 0.075 था ये, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस बाय द रिलेशन 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा x। हाँ, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। एक बार फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi, ऐसा वाला फॉर्मूला। चलो फाई निकालने की कोशिश करते हैं, फाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्बडा इज गिवन 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग।
आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है तो इसको मीटर करो, नहीं तो कन्वर्सन में मुश्किल हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर इंटू डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू देखना है, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है। डेल्टा एक्स का वैल्यू नहीं निकाले हैं, डाल देते हैं यहाँ पे, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया वाई डी बाई डी, वाई हो गया ये इंटू 10⁻³ डी हो गया 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³/4। थोड़ा मारपीट करके देखो तो क्या रहा ये चीज, पूरा चीज को यहाँ से हम उठा के रख सकते हैं इसके साथ। आई कैन कीप द एंटायर थिंग हियर, आई कैन कीप द एंटायर थिंग हियर। तो ये सारे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तब जाके चीजें निकल के आएंगी। दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू हम ये डाल दी, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखिए, हाउ मच इज दिस कमिंग, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2 इंटू 10 ये हो गया 1.5, 0.15, अच्छा 0.15, 2 तो गया, 2 हो गया 0.15, अच्छा 2 इंटू 2 4 को कैंसिल कर दो, 2 पाई रहने दो, कितना हो गया 10⁻10, ये 10⁻6। Simplify and tell me how much it is coming out to be. Is it coming 2π/4? देखो तो, is it coming 2π/4? अरे करो कैलकुलेशन, कितना हो रहा है ये 2π/40। कुछ तो गड़बड़ होगा, देखते हैं। 2π0. चलिए इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बहुत छोटा हो रहा है तो मुश्किल हो रहा है। विल मेक इट 0.75, राइट। लेट अस मेक इट 0.75, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी वैल्यूज दिया हूं, मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूं। ये 0.75 है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो यू आर टू फाइंड आउट एट 0.75, हाँ ये 0.75 मिलीमीटर पे अगर हम निकालेंगे तो 0.75 की जगह लिखेंगे 0.75। मैं क्यों चेंज कर रहा हूं डाटा, इसलिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 0.75, ठीक। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया 2 इंटू 0.75, सारे का वैल्यू ले लो पहले, कितना हो रहा है 2π, ये 10⁻⁻7 ऊपर गया तो हुआ 10⁻7, ये 10⁻7, ये हो गया 10⁻10 ऊपर हो गया 0.75, एक 2 दूसरे 2 को खा गया, 2 इंटू 10, कितना आ रहा है ये, यहाँ पर था 15, तो कितना हो गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 20, 0.75 का दोगुना करो, 2π/4 आ रहा है, yes 2π/4 which is equal to π/2। सो हमें फेज डिफरेंस मिल गया π/2। एक बार फेज डिफरेंस मिल गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने में क्या दिक्कत है, कोई भी निकाल सकता है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊंगा कैसे होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे रख देते हैं, ये पूरा चीज यहाँ पे आ गया, सो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, फॉर्मूला हुआ I0 प्लस I0, दोनों इंटेंसिटी I0 है, 2√of I0 इंटू I0 cos π/2, cos π/2 हो गया 0 और ये हो गया 2I0। So at a distance 0.75 millimeter, at a distance 0.75 millimeter, the intensity will be equal to 2I0। मैं आपको थोड़ा कुछ दूसरा बताना चाहता हूँ यहाँ पर, why I thought of the answer and I changed the values, let me clarify। यहाँ पर हमारा फ्रिंज विड्थ आया है, देखोगे जो फ्रिंज विड्थ थे, that fringe width is coming out to be कितना 3 मिलीमीटर आया था शायद, 3 मिलीमीटर आया।
फ्रिंज विड्थ इज कमिंग आउट टू बी 3 मिलीमीटर। मतलब अगर आप 3 मिलीमीटर जाते हो तो आपका जो पाथ डिफरेंस कितना बदलता है? इट इज लैम्बडा, है ना? सेंटर पे तो 0 है पाथ डिफरेंस, 3 मिलीमीटर जाओगे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बदलता है। तो 0.75 मिलीमीटर में अगर हम यूनिटरी मेथड में लगाएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्बडा बाई 4, ठीक है? तो लैम्बडा बाई 4 होगा। तो 3 मिलीमीटर में फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई, तो 0.75 में कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4। दैट वे ऑल्सो यू कैन थिंक, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग प्रोपोर्शनेटली एंड लिनियरली। क्योंकि हमारा जो फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस डायरेक्टली y के साथ प्रोपोर्शनल है। देखिए डेल्टा x का वैल्यू डालिए, y d बाई स्मॉल d, ये y के साथ प्रोपोर्शनल है। फिर y इज 3 मिलीमीटर, फेज डिफरेंस इज 2 पाई, फिर y इज 0.75 मिलीमीटर, फेज डिफरेंस क्या होगा? ये कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग पहले से फ्रिंज विड्थ निकाल दिए थे। क्या ये क्लू समझ में आ रहा है आपको? हाँ, yes. क्या आप बता सकते हो what will be the phase difference at a distance 1.5 millimeter from the center of the screen? What will be phase difference at a distance 1.5 millimeter from the center of the screen? कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 मिलीमीटर में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, नहीं 1.5 मिलीमीटर में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई। यस, क्या ये क्लू सबको पकड़ में आया? उसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज? व्हाट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज एट ए डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन? 0.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन पाथ डिफरेंस कितना होगा? मैं चाहता हूं कि आप ओरल कैलकुलेशन करो। 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे 3 मिलीमीटर पे होता है पाथ डिफरेंस लैम्बडा, तो 0.5 में कितना होगा पाथ डिफरेंस? कितना होगा? लैम्बडा बाई लैम्बडा बाई 6, लैम्बडा बाई 6 हो जाएगा पाथ डिफरेंस। कोई पूछेगा बताओ एट 0.6 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन व्हाट इज द फेज डिफरेंस? At 0.6 millimeter from the center of the screen, what is the phase difference? हम जानते हैं कि सेंटर से 3 मिलीमीटर पे फेज डिफरेंस हो रहा है 2 पाई, तो 0.6 में 0.6 मिलीमीटर डिस्टेंस पे 0.6 मिलीमीटर डिस्टेंस पे क्या है? कितना होगा फेज डिफरेंस? ये उसका 1/5 है। कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस? 2 पाई बाई। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो ऐसे करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था एंड आई वाज डिलेइंग इन थिंकिंग हाउ टू मेक दिस सिंपल। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे इसको सिंपल किया जाए इतना लंबा सा कैलकुलेशन को, तो इसलिए आई वाज डिलेइंग एंड यू वर कैलकुलेटिंग। एनीवे, दिस इज अंडरस्टूड टू फाइंड द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 0.75 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, find the minimum distance from center of screen at which intensity is equal to I0। कितना डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I0 होगा? क्या दिया है? सॉल्यूशन में दिया है कि I net is I0, लेकिन I net का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज I0 प्लस I0 प्लस 2√of I0 cos phi। This whole thing is I0। इसका मतलब आप अगर सॉल्व करोगे cos phi is coming -1/2, मतलब phi 0 और phi is nothing but 120 डिग्री और 2 पाई बाई 3। phi is 2 पाई बाई 3। phi पता चल गया तो आप यहां से डेल्टा x पता कर सकते हो, लैम्बडा बाय 2 पाई इनटू phi। डेल्टा x से आप जानते हो डेल्टा x इज y d बाई d, और यहां से हम y पता कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, बट वी आर ऑल स्मार्ट पीपल। हम देख रहे हैं कि कितने दूर पे 2 पाई बाई 3 होगा। 2 पाई फेज डिफरेंस हो रहा है कितने दूर पे? 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, इजंट इट? तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3 होगा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? सेंटर से
3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, फ्रिंज विड्थ 3 मिलीमीटर था ना, सेंटर से 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे फेज डिफरेंस था 2 पाई, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई 3, 1 मिलीमीटर। हाँ, जिनको मालूम है वो फटाफट कर लेंगे, जिनको मालूम नहीं दे विल गो फॉर दिस मेथड। तो आंसर तो हो गया 1 मिलीमीटर, समझ में आ गया। आप अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यू कैन गो फॉर एवरीथिंग हियर। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, आप डालो वैल्यू, अब देखोगे y का वैल्यू आ रहा है डेल्टा x इंटू डी बाय स्मॉल डी। y का वैल्यू ऐसे आ रहा है डेल्टा x इंटू डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और डेल्टा x क्या था, डेल्टा x वाज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। थोड़ा देखो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आसान हो जाएगा। लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 दैट इंटू डी बाय डी। थोड़ा अगर प्यार से देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा। 5 का वैल्यू क्या था 2 पाई बाई 3, तो 5 का वैल्यू 5 रहने दो। फिर देखते हैं ये जो लैम्डा डी बाई डी है, ये लैम्डा डी बाई डी है, ये क्या है, दिस इज द फ्रिंज विड्थ, दिस इज 3 मिलीमीटर, है कि नहीं, दिस होल थिंग इज 3 मिलीमीटर। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो चीजें फटाफट बन जाएंगे। ये 3 मिलीमीटर है तो लैम्डा डी बाई डी की जगह 3 मिलीमीटर डाल दिए, बाकी रह गया 3 इंटू 5 बाई 2 पाई मिलीमीटर। 5 कितना था, 5 था 2 पाई बाई 3, 5 था 2 पाई बाई 3। वैल्यू डालिए, क्या निकल के आ रहा है, देखो वैल्यू डालोगे तो इसमें निकल के आएगा 5 की जगह वैल्यू डाल दो, कितना 2 पाई बाई 3। 5 की जगह अगर 2 पाई बाई 3 डाल देंगे तो आ जाएगा 1 मिलीमीटर। हर जगह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बार अगर फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट कर चुके हो, बाकी चीज आपका आसान से बन जाना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस सर, नो? यस यस यस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is distance between a bright spot and a consecutive dark spot? ओहो, हम तो जानते हैं कि ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेटली आते हैं, और ब्राइट के बीच में डिस्टेंस दिया है 3 मिलीमीटर, दैट इज फ्रिंज विड्थ, है कि नहीं? तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन consecutive dark and bright spot is equal to, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा चीज होता है लैम्डा डी बाई डी, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d, जबकि लैम्डा डी बाई डी का वैल्यू मालूम है 3 बाई 2 इज 1.5 मिलीमीटर। इधर क्लियर, इट इज 1.5 मिलीमीटर। लैम्डा डी बाई डी का वैल्यू तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं ना, इट वाज 3 मिलीमीटर, तो दैट इज आल्सो बिकमिंग डाटा फॉर इस। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर डार्क एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो मानते हैं कि ये हो गया सेंट्रल स्पॉट, जिसको हम कहते हैं B0। यहाँ पर बनता है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट एंड सो ऑन। वैसे नीचे भी होता है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। इसमें बुक में देखोगे ना, वो n वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं। आप n वाला फॉर्मूला लगाओगे फंस जाओगे प्रॉपर्ली। अगर n का वैल्यू नहीं लिए होगे, जो 2n + 1 था, कुछ बुक में 2n - 1 लेता है, कब n की जगह क्या डाल देता है। थोड़ा देखो, अभी अगर डार्क स्पॉट की बात करेंगे तो वेयर आर द डार्क स्पॉट्स? डार्क स्पॉट्स आर हियर, यू कॉल इट D1, ये भी D1 है, ये D2, ये भी D2 है ना, ये D3, ये भी D3 है। पूछा है क्या इसमें? पूछा ये व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर डार्क एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट। फर्स्ट ऑर्डर डार्क एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट। फर्स्ट ऑर्डर डार्क हो गया ये वाला, ये थर्ड ऑर्डर ब्राइट ये डिस्टेंस ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछेगा तो
मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछेगा तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, इधर भी एक डार्क ना, तो दिस इज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया थर्ड ऑर्डर ब्राइट का डिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर डार्क से क्या हो सकता है, एक ये यहां तक हो सकता है या फिर एक यहां तक हो सकता है। Are you getting? There are two possible distances between the first order dark and third order bright. क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हमें काउंटिंग करना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। अच्छा देखो तो थोड़ा प्यार से देखते हैं, पहले देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, D1 एंड D3 कौन सा है, ये वाला है, मतलब यहां से यहां तक है। थोड़ा सोचो तो, यहां से यहां तक होता है एक फ्रिंज विड्थ, यहां से यहां तक होता है दूसरा फ्रिंज विड्थ, और ये होता है आधा फ्रिंज विड्थ। सो दैट इज इक्वल टू 2.5 फ्रिंज विड्थ। इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ अगर आप कैलकुलेट करोगे थिंग्स बिकम इजी। मान लो फ्रिंज विड्थ पहले से पूछा नहीं था, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डाल दो, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 2.5 लैम्डा d/d। और कैलकुलेट कर लोगे, ऐसी गिनती कर लोगे और कैलकुलेट कर लोगे। जबकि लैम्डा d/d का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, कितना है 3 मिलीमीटर, तो मल्टीप्लाई करो, इट इज कमिंग 7.5 मिलीमीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है बताने में, व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड B3? क्या लिखेंगे, D1 और B3 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ये वाला D1 को देख लेंगे, ये वाला D1, ये वाला D1, मतलब देखो तो, और एक्स्ट्रा कुछ आ गया यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3.5 फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रहा है क्या? यहां से यहां तक एक फ्रिंज विड्थ, दूसरा फ्रिंज विड्थ, तीसरा फ्रिंज विड्थ, और ये आधा फ्रिंज विड्थ, ये आधा फ्रिंज विड्थ, तो हो गया 3.5 फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो ब्राइट स्पॉट के बीच में डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, कोई भी दो डार्क स्पॉट के बीच में डिस्टेंस को भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। सो इट इज कमिंग आउट विद 3.5 फ्रिंज विड्थ। कितना हो गया 3.5 इंटू 3। आप सोचोगे कि एग्जाम में हर जगह चीजें कैलकुलेट करने में, एमसीक्यू लिखने में आपको आसान लगना चाहिए। वंस यू नो द फ्रिंज विड्थ तो फिर धड़ाधड़ सारा चीज आप निकाल दोगे, ठीक है। तो 3.5 इंटू 3 कितना हो गया, ये 10.5 मिलीमीटर। यस, ये बात सबको हजम हुआ क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस यस। चलिए, फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इनटू वाटर। ये पूरा का पूरा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में डुबो दिए। पानी में डुबा देने से क्या होगा, स्मॉल डी इज नॉट गोइंग टू चेंज, कैपिटल डी इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप कहोगे कि सर पानी में डुबा देने से ऑप्टिकल पाथ बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करो, ये जितना दूर जा रहा है वो भी उतने ही दूर जा रहा है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विल आल्सो रिमेन सेम। तो इसमें होगा क्या प्रैक्टिकली, इसमें होगा क्या, यू विल सी, जो आपका लैम्डा है, दैट लैम्डा इज गोइंग टू चेंज, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गोइंग टू चेंज, है ना। कैसे, देखो आप जानते हो, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम one medium to other, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए लिख देता हूं इसको। अदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। आप जानते हो कि उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। मतलब फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड मीडियम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा, है ना। और अगर मैं दोनों तरफ c डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ c डिवाइड कर देता हूं, तो v1 बाय c लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय c लैम्डा 2। ये मैं बताया था रिफ्रैक्शन पढ़ाते वक्त। तो इससे क्या पता चला, c बाय v होता है म्यू, तो c बाय v को क्या लिखेंगे, 1 बाय
mu1 lambda 1 is equal to 1 by mu2 lambda 2। तो मिला क्या? कंक्लूजन मिला mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2। When light passes from one medium to other, the product of refractive index and wavelength is remaining same। तो जैसे ही हम इसको इसमें डुबा दिए वेवलेंथ बदल जाएगा लाइट का। सेम लाइट को यूज कर रहे थे, पूरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डुबा दिए तो आप कहोगे वेवलेंथ चेंजेस। अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो आप क्या कहोगे? एज वेवलेंथ becomes mu times, वेवलेंथ becomes mu times। तो अगर वेवलेंथ mu times हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें देखो तो आप कहोगे जो आपका क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज और डिक्रीज और ऐसे करके पूछा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट बिकम्स mu times। नहीं, बाकी सारा चीज तो ऐसे ही है। हमारा जो फ्रिंज विड्थ था लैम्बडा डी बाई डी, ये जो फ्रिंज विड्थ था इसमें ये सब तो जैसे वैसे रहेंगे। वेवलेंथ इज गोइंग टू चेंज mu times, तो आप क्या कहोगे? the fringe width is going to be as lambda is changing mu times, तो mu the fringe width क्या हो जाएगा? fringe width will be equal to lambda times old fringe width, that is 3 millimeter। तो हम कहेंगे लैम्बडा दिया है यहाँ पर 1.5, सो इट हो जाएगा 4.5 मिलीमीटर। देखो बाकी सब कुछ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बाकी कुछ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बस वेवलेंथ बदल गया इसीलिए। ठीक है, वेवलेंथ बदल गया इसीलिए ये बदल गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. A thin glass plate of refractive index 1.5 was kept in front of one slit. What should be its minimum thickness so that the central spot becomes dark? We know the fringe shift का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, अगर आपको याद होगा वो क्या था? y0 is equal to mu minus 1 t d by d, ऐसे था ना? उल्टा था। कैपिटल D was here, t d by d ऐसा था कि ऐसा था। फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला शुरू में हम लिखे थे। फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? हाँ, कैपिटल D by स्मॉल d, राइट? कैपिटल D by स्मॉल d। तो ये आ गया फ्रिंज शिफ्ट। अगर ये है फ्रिंज शिफ्ट तो हम कहेंगे इसमें सब कुछ तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और बाकी d बाई डी का वैल्यू तो आपको मालूम है, कैपिटल D स्मॉल d सब कुछ दिया हुआ है। t पूछा है, क्या करने के लिए पूछा है? कितना होना चाहिए t कि सेंट्रल ब्राइट स्पॉट डार्क हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर ये अगर इसके ऊपर हम इंटेंसिटी का पैटर्न प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होते हुए इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, आप जानते हो ऑन द स्क्रीन। थोड़ा मैं इसको यहां पे रख देता हूं। यस, इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन बिकम्स लाइक दिस। यस, तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट डालते हैं, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न इसके ऊपर ऐसे बदल रहा है। दिस इज व्हाट यू आर शोइंग इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे क्या इंटेंसिटी होगा? यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, फिर यहाँ पर ब्राइट स्पॉट है, बिकॉज इंटेंसिटी इज लुकिंग मैक्सिमम, तो ब्राइट स्पॉट है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक ग्लास प्लेट को रख देंगे, आप क्या कहोगे? ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है शिफ्ट करेगा, किधर को शिफ्ट करेगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? किधर को शिफ्ट करता है? ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। जिस स्लिट के सामने हम रखे हैं ग्लास प्लेट उधर को शिफ्ट करेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ठीक है, तो जैसे हम इसको रख दिए पता चला कि शिफ्ट कर गया। कैसा शिफ्ट किया? चलो देखते हैं। ऐसे शिफ्ट करने लगेगा, ये ऐसे ऊपर जाने लगेगा। अच्छा, तो कुछ दूर ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। बोल रहा है कि इसका थिकनेस कितना होना चाहिए
कि सेंट्रल स्पॉट आपका डार्क हो जाए। सेंट्रल स्पॉट डार्क हो जाने के लिए इसको कितना शिफ्ट करना है, इतना शिफ्ट करना है, तब जाके सेंटर पे क्या होगा, डार्क स्पॉट बनेगा। मतलब फॉर सेंट्रल स्पॉट टू बी डार्क इसको कितना चढ़ जाना चाहिए ऊपर की तरफ, बाय दिस मच डिस्टेंस, दिस मस्ट बी शिफ्टेड बाय दिस मच डिस्टेंस। और ये क्या है, ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट के बीच में डिस्टेंस है, कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द फ्रिंज विड्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, ये लिखेंगे, तो यही चीज को यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर बाय फ्रिंज विड्थ बाय फ्रिंज शिफ्ट और द सेंट्रल स्पॉट विल बी डार्क, द सेंट्रल स्पॉट will be dark if the fringe shift is given by is half of fringe width, ये चीज समझ में आना चाहिए। मतलब म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा डी बाई डी। शुरू में सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, बाद में काट पीट भी जाते हैं। और हमें यहाँ से पता क्या करना था, टी पता करना था। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया है यहाँ पे। ये डी डी तंग करने वाले चीज कैंसिल हो गए। ये 1.5 माइनस 1, ये 0.5 इज 1/2, ये भी कैंसिल हो गया। 2 के साथ क्या मिल गया आपको, T इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इतना थिकनेस का हम एक लगाते हैं क्या ग्लास प्लेट इसके सामने, तो क्या होगा, इट विल बी द सेंट्रल स्पॉट बिकम्स डार्क। क्या चीजें समझ में आ रहा है? yes, The central spot will be dark if thickness of the glass plate is 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दोबारा बता देते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी स्लिट के सामने रखते हैं ग्लास प्लेट, द एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स टू दैट साइड, जिस साइड में हम लोग रखे हैं ग्लास प्लेट। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर था, सेंटर पे हमारा डार्क स्पॉट बन रहा था। अब क्या हुआ, ये जैसे ऊपर वाले स्लिट में रखेंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ चलेगा। अगर यहाँ तक शिफ्ट हो गया तो सेंटर पे क्या बन रहा है, डार्क स्पॉट बन रहा है। यहाँ तक चलेगा मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब शिफ्ट कितना होगा, हाफ ऑफ द फ्रिंज विड्थ। समझ में आया क्या? ये चीज पकड़ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला। हाउ द एंटायर फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट if the source S is displaced perpendicular to the screen and parallel to the screen। ये हम लोग डिस्कशन दिए थे कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई इंटरफेरेंस पैटर्न है, चलिए छोटा सा ही करते हैं। ये कोई एक इंटरफेरेंस पैटर्न किसी स्क्रीन पे बन रहा है और आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे कोई एक सोर्स रखा है। You have got a source somewhere here. Here are the slits. Here are the slits. Here is the source. ठीक है, अब ये पूरा चीज को मैं थोड़ा इधर भी करना चाहता हूँ। अब देखिए, पहला बिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। बिट नंबर 1 में ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन था। बोल रहा है कि जो सोर्स है, ये जो सोर्स है उसको अगर हम मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, मतलब ऐसे मूव करेंगे। कैसे? ऐसे मूव करेंगे। तो
क्या इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई चेंज आएगा? सोचो तो। क्या पूछा है? हाउ द इंटरफेरेंस पैटर्न विल शिफ्ट करेगा क्या? क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर दोनों रे के बीच में फेज डिफरेंस 0 था। आप इसको यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम। इफ दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम, दैट मींस सेंट्रल स्पॉट तो वहीं पे बनेगा जहाँ बन रहा था। तो पहला केस में व्हेन द सोर्स इज मूव्ड अलोंग the perpendicular to the screen, will find no change or no shift in fringe pattern. fringe pattern में कोई शिफ्ट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सोर्स कितना दूर पे है, क्या ये मैटर करता था? सेंट्रल स्पॉट कहाँ पे होगा? सेंट्रल स्पॉट तो सेंटर पे होता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। दूसरा केस में पूछा है कुछ दूसरा चीज पूछा है कि अगर हम कहेंगे कि ये जो स्पॉट है, सोर्स है, ये सोर्स को अगर हम थोड़ा सा पैरेलल टू द स्क्रीन मूव कर दिए, वी मूव इट फ्रॉम हियर टू हियर, अब क्या होगा? कोई बताएगा क्या? ये जो एंटायर जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है ऑन द स्क्रीन, क्या ये शिफ्ट करेगा? अगर शिफ्ट करेगा तो किधर को शिफ्ट करेगा? हमें देखना है कि सेंट्रल स्पॉट कहाँ पे होगा। सेंट्रल स्पॉट पहले यहाँ पे होता था, यहाँ पे मतलब उस पॉइंट में जहां पे पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज 0 है, लेकिन सोर्स थोड़ा ऊपर आ गया तो पाथ डिफरेंस 0 होगा क्या? 0 नहीं होगा। यहां से आएगा तो ये रास्ता छोटा पड़ जाएगा और ये रास्ता लंबा पड़ जाएगा। दोनों रास्ता बराबर होंगे तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। दोनों रास्ता बराबर कहां पे होंगे? दैट विल बी समवेयर हियर। ऐसा होगा, ये आएगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पे कहीं दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर दोनों का पाथ डिफरेंस वहीं पे 0 होगा तो आपका सेंट्रल स्पॉट वहीं पे आ जाएगा। विल सी एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न इज शिफ्टिंग। एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न इज शिफ्टिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न पहले तो ऐसे था, थोड़ा ये अभी ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जो न्यू इंटरफेरेंस होने वाला है, उसका सेंट्रल स्पॉट कुछ यहां पे रहेगा। Here will be the central spot. तो the central spot shifts. सेंट्रल स्पॉट क्या हो गया? शिफ्ट कर गया नीचे की तरफ। सो क्या कहेंगे? फ्रिंज पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स। इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स, ये हम लोग सब थ्योरी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। कितना शिफ्ट होगा, क्या होगा, किए थे कि नहीं किए थे? वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स कि इसको अगर हम x मूव करवाएंगे, ये y नीचे आया तो x और y में रिलेशन क्या है, ये सब किए हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स ऑन स्क्रीन किस डायरेक्शन में? इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स जिधर को डिस्प्लेस हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन? दी एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है कि ये चीज आपको दोबारा समझाना है? समझ में आ गया। पहले क्या था कि जब ये आपका सोर्स यहाँ पे था तो यहाँ पर बन रहा था, आपका यहाँ पर सोर्स था तो यहाँ पे बन रहा था क्या? सेंट्रल स्पॉट, क्योंकि दोनों रास्ते बराबर थे। यहाँ से इधर से जाए या इधर से जाए, दोनों ही तरफ से रास्ता बराबर था। दोनों ही तरफ से ऐसे जाए और रास्ता ऐसे जाए या ऐसे जाए, रास्ता बराबर था। लेकिन जैसे हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए, तो जब ये आके यहाँ पे पहुंच गया तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दिए, यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा पड़ गया और यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा पड़ गया नीचे से, तो ये पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएगा ताकि दोनों का पाथ डिफरेंस बराबर रहेगा। देखना है कि कौन सा पॉइंट में दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस बराबर है। एट द पॉइंट सी डैश,
सी डैश पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आने के लिए रे को जितना दूर आना पड़ रहा है, यहाँ से आने के लिए उतने ही दूर आना पड़ रहा है। दैट मींस एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न विल स्लाइडली गो डाउन। जब इसको ऊपर उठाया ये नीचे जाएगा, इसको नीचे लाओगे ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम कोई ग्लास प्लेट रखते थे, जिधर ग्लास प्लेट रखते थे वो उधर को शिफ्ट करता था। इधर क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हो गया। नाउ नंबर 11, if the primary source AC is shifted by 1 mm in a direction parallel to the screen, हाँ ये डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? यहाँ पे दिया है कि 2 स्लिट है और ये दिया है कि ये 4 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम हियर इज 4 मीटर और हमें मालूम है ये। और ये दिया है कि यहाँ पर जो सोर्स है वो यहाँ से कितना दूर पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर। क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है इसको अगर हम 1 मिलीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, सोर्स को एस को अगर एस डैश पे ले आएंगे तो सेंट्रल स्पॉट जो सी पे था वो सी डैश पे आ जाएगा। पूछा है कितना आएगा, इस y और इस x के बीच में रिलेशन पूछा है। इस y और इस x के बीच में रिलेशन पूछा है। तो आप कहोगे इसे आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, हम फॉर्मूला भी दिए थे। और आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये x गया, ये सेंट्रल स्पॉट y गया, मतलब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 हो रहा है, तो सिंपली यू कैन से आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो सीधे। ठीक है, ऐसा करो कि ये थोड़ा जस्ट मिनट, ये ऐसे करके फॉर्मूला याद करोगे तो फटाफट बन जाएगा। क्या है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल सी गो डाउन बाय सम अमाउंट सी टू ए पॉइंट सी डैश, ये यहाँ पे आ जाएगा। सी डैश विल बी हियर, ये शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। ऐसे करके याद रखोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद रह जाएगा। ये डिस्टेंस कितना था, सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस l है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव किए, क्या किसी को याद है ये x, l, y और d में क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन था? x by l must be equal to y। ये अगर y हुआ है, ये अगर y हुआ है नीचे की तरफ y हुआ है, इट वाज y by d, तो y क्या हो जाएगा? dx by l। प्रीवियस क्लास हम लोग थ्योरी क्लास में इसको डिराइवेशन किए थे कि नहीं किए थे? क्या हम लोग इसका डिराइवेशन किए थे कि नहीं किए थे? भूल गए आप लोग कि मुझे डिराइवेशन किए थे ना? हाँ, तो dx by l, d दिया है 4 मीटर, x दिया है 1 मिलीमीटर और ये l दिया है 0.25 मीटर, तो हो गया 16 मिलीमीटर। तो अगर इसको 1 मिलीमीटर ऊपर उठाएंगे ये नीचे घुसेगा, नीचे हट जाएगा कितना? बाय 16 मिलीमीटर बताए थे। थ्योरी क्लास देख लीजिए, YDAC थ्योरी यूट्यूब पे पढ़ा, आप देख लोगे कैसा हुआ, कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट किए। कहने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में बता देते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। कोई रे अगर ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा तो इधर से आता हुआ रे या ये यहाँ से यहाँ पर होता हुआ ये दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी वही पाथ डिफरेंस है। Path difference between this part and this part, path difference between this part and this part is equal to path difference between this part and this part। ये दोनों पार्ट्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है आपको निकालना पड़ेगा। ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये इससे जितना बड़ा है ये उससे उतना ही बड़ा होगा। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? y into कैपिटल D by स्मॉल d, नहीं y d by d था हमारा पाथ डिफरेंस। तो ये दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस है y इंटू d बाय d, जबकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है x इंटू l स्मॉल d, x इंटू d बाय d, x इंटू d बाय d, x इंटू d बाय, ये d नहीं ये l है, ये डिस्टेंस l है, x इंटू d बाय l, सॉरी ये डिस्टेंस l था। ये डिराइवेशन हम लोग किए थे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू दिस करके हम लोग निकाले थे x by l इज इक्वल टू y by d। ठीक है, प्रीवियस क्लास थ्योरी में सब किए थे, आप लोग देख लो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस,
यहाँ पर इन दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये इससे अगर 5 मिलीमीटर बड़ा हुआ तो ये इससे अगर 5 मिलीमीटर बड़ा हुआ तो दोनों का पाथ बराबर लंबा होगा और यहाँ पर पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर सोर्स को x ऊपर उठा देते हैं, सोर्स स्लिट से l डिस्टेंस पे है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न y नीचे चले जाएगा जो कि एट डिस्टेंस d है। तो फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हम लोग क्लास में भी डिराइव किए, आप लोग थ्योरी क्लास देख लो। So it is coming out to be 16 millimeter. Next question. Consider a point P on screen whose distance from center of screen is 4 by root 3 millimeter. Find intensity at point P. तो P पॉइंट में इंटेंसिटी पूछा है, कौन सा पॉइंट में? एट डिस्टेंस 4 by root 3 मीटर। ओहो, तो काफी ज्यादा है। ये हो गई हमारा स्क्रीन, ये हो गया सेंट्रल लाइन, ये हो गया वन स्लिट, ये हो गया दूसरा स्लिट। बोल रहा है कि ये डिस्टेंस हमें दिया गया है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 4 मीटर, यहाँ से 4 by root 3 मीटर। अरे काफी ज्यादा है, 4 by root 3 मीटर। यहाँ पे पूछा है इंटेंसिटी, क्या हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी कैन नॉट यूज। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या था? थीटा वाज सो स्मॉल, यहाँ पर थीटा छोटा होता था। क्या थीटा छोटा है? छोटा नहीं। वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर्मूले, क्योंकि वो फॉर्मूले किसके लिए था? फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। वी आर स्टडीइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यही तो है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसके आसपास की जोन में। फिर हमें पूछा गया इंटेंसिटी, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। क्या है बताओ? I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos ∅। बस अगर किसी तरह से हम यहाँ पे फाई पता कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। हाँ ठीक है, फाई पता करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं एट एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन, आप जानते हो कि जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू d sin थीटा। ये हमें मालूम है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है d sin थीटा। ठीक है, ये हम लोग किए थे। फिर हम tan थीटा भी निकालते हैं, sin थीटा को थीटा, tan थीटा को थीटा करके दोनों को इक्वेट करके पाथ डिफरेंस निकालते हैं। अब इक्वेट नहीं करेंगे, थीटा इज नॉट स्मॉल, हम कहेंगे पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। तो हम कहेंगे हियर व्हाट इज tan थीटा? देखो तो tan थीटा इज 4√3 और ये है 4 मीटर। 4 by root 3 by 4, 4 by root 3 by 4 is nothing but क्या है ये? 1 by root 3 is coming out to be 1 by root 3। मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री। और तो 8 point P the path reference is d sin 30, that is d तो हमें दिया गया था ना, d कितना मिलीमीटर दिया गया था? 2 मिलीमीटर दिया गया था। और d was given 2 मिलीमीटर। अगर d 2 मिलीमीटर है तो आप निकालो इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 is 1 मिलीमीटर। पाथ डिफरेंस इज 1 मिलीमीटर। अगर पाथ डिफरेंस 1 मिलीमीटर है तो क्या बता सकते हो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा x। लैम्बडा क्या था? 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इट इज 2 पाई बाय 15,000, 2 पाई बाय 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10, और ये 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3। देखो तो क्या रहा? What is this coming out to be? This is coming out to be, ये आ गया P this, थोड़ा जगह बनाना पड़ रहा है। Yes, हाँ, तो ये सिंप्लीफाई करो तो कितना है? देखिए 2 पाई को 2 पाई रहने दीजिए, 2 पाई बाई 15 भी रहने दीजिए। ये 3 है, ये 10⁻⁻7 ऊपर गया हो गया 10⁻7, 10⁻7 हो गया 10⁻4। 2 पाई बाई 15 इंटू 10⁻4। आप इसको पहले इन टर्म्स ऑफ 2 पाई इंटू n + 5 फॉर्म में सजा के रखो।
इस फॉर्म में सजा के रख पाओगे तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। साइक्लिक प्रोसेस आपको आता है ना, पीरियडिसिटी ऑफ, क्योंकि हमें निकालना है क्या, cos फाई निकालना है, हमें निकालना है cos दिस 10,000 2 पाई बाई 15, ठीक है ना, 10,000 इंटू 2 पाई बाई 15, 10,000 इंटू 2 पाई बाई 15 जो वैल्यू आया उसको 2 पाई प्लस समथिंग में सजा के रखो। डू यू नो हाउ टू फाइंड cos 2 पाई बाई 15 इंटू 10,000? इसको 15 में डिवाइड करो, 15 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस कुछ दूसरा दिया होता तो बहुत आसानी से हो जाता, नहीं पाथ डिफरेंस कुछ डिफरेंस दिया होता, कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, ये जो हमारा जो वेवलेंथ अगर 15,000 की जगह कुछ 20,000 ऐसे कुछ दिया होता, कैलकुलेशन वुड हैव बीन इजी। तो बस वो इजी पार्ट को देखने के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आप इसको निकालो, अगर ये 20,000 दिया होता तो ये कैंसिल हो गया, 20,000 रह गया 10 to 100 पाई, दैट इज 100 पाई। 100 पाई मतलब आप जानते हो 50 इंटू 2 पाई, 50 इंटू 2 पाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos 2 पाई होता है 1, 50 इंटू 2 पाई हो जाएगा 1 ओनली, 1 हो जाता। अब देखना है कि इसमें से कितना तो होल नंबर 2 पाई है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 15 में आ रहा है तो कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर ये 15 की जगह कुछ 20 होता तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता। एनीवे आई कैन लीव इट हियर, इट इज योर मैथमेटिकल जगलरी, यू हैव टू डू समहाउ एंड फाइंड आउट क्या होगा इसका वैल्यू। अगर ये 15 दिया है तो कैलकुलेट करने में तो दिक्कत होगा ही, देयर विल सम प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन। आप चाहो तो थोड़ा हम वैल्यूज को बदल सकते हैं आपके लिए, वो देंगे नहीं इसे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको इंटेंसिटी एट पी इज I0 plus I0 plus 2 root over of I0 cos phi, ये आप फाई निकाल चुके हो, वैल्यू डालो, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आर्बिट्ररी वैल्यूज दिया हूं ना, थोड़ा दैट्स व्हाई दीज आर थिंग्स आर वो थोड़ा यहाँ पर स्किप हो रहा है जगह, कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। अगर मैं वेवलेंथ दिया होता 20,000 और 10,000 तो ठीक होता। अच्छा लिख लेते हैं, तो लेट अस एड इट हियर, टेक लैम्बडा इज इक्वल टू 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसा दिया। अब और क्या रखा है, अब तो काम आसान हो गया है, ये 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, बस काम बन जाएगा। अब हम कहेंगे यहाँ पे ये हो गया 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हो गया 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 20,000 करो तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000 हो गया, तो ये गया कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी पाई coming out to be pi। ये यहाँ पे 20,000 पाई बाई 15 200 पाई रहेगा, सॉरी ये काट पीट गया है, यहाँ पे ये काट पीट गया है, 2 इंटू साइन 30 0.5 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये था। यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, 2 पाई की जगह क्या डाल दिए, 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3, ये हो गया 1 मिलीमीटर के लिए, ये 20,000 दिस, ये हो गया 10 पावर माइनस 6 ऊपर गया था 10 पावर 6, सो 2 पाई दैट इज पाई इंटू 10 पावर 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी पाई इंटू 10 पावर 3। हुआ क्या, पाई इंटू 10 पावर 3 ही हो रहा है ना, 2 पाई बाई 20,000 का हो गया ये 4, ये हो गया माइनस 6 ऊपर गया तो प्लस 6 3 हो गया, इट इज पाई इंटू 10 पावर 3, दैट इज 1000 पाई इज 500 इंटू 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos फाई विल बी ये रेडियन में है। अब 2 पाई का तो वैल्यू 1 होता है, cos फाई इज 1, तो ये कितना हो गया 4i। क्या मेरी बात समझ में आया कैलकुलेशन में? यस। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दूर पे पूछा है तो हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमें अभी दो चीज देखे, क्या देखे बताओ,
पूछा है कि अगर कोई एक छोटा डिस्टेंस में, एट स्मॉल डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर, है ना, कैसे निकालना है? स्टेप 1 डेल्टा x निकालो, y d बाई डी, नहीं, फिर हमारा फेज डिफरेंस निकालो 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा x, फिर इंटेंसिटी निकालो। इंटेंसिटी क्या था? इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi। एक लार्ज डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर, पहले क्या निकालना है? निकालना है आपको tan थीटा। क्या है ये? y बाई डी। tan थीटा इज y बाई डी, सेंटर से लार्ज डिस्टेंस में tan थीटा इज y बाई डी। tan थीटा मिल गया, देन यू फाइंड tan थीटा मिल गया, देन यू फाइंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाई डी। थीटा मिल गया, थीटा मिलने के बाद डेल्टा x इज d sin थीटा, थे ना, तो फिर फाई इज 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा x, और फिर इंटेंसिटी। वहां पर पाथ डिफरेंस सीधा ऐसे निकलता था, अब पाथ डिफरेंस ऐसे निकालना पड़ रहा है d sin थीटा करके। IP क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज समझ में आया क्या? ये और ये, a small distance from the center of the screen, a large distance from the center of the screen। समझ में आया? ये सब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What will happen to fringe width and angular fringe width if distance of the screen is doubled? ओह कितना सिंपल है। सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ इज लैम्बडा डी बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा बाई डी, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि d इज इंक्रीज्ड। अगर d बढ़ेगा when d is increased, fringe width will increase, angular fringe width। ये बोर्ड में काफी बार आया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड में काफी बार आया है। angular fringe width does not change, why? Because it does not depend upon the distance of the screen। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if blue light is replaced by green light। कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, अब ग्रीन लाइट यूज करने लगे। यू आर यूजिंग ब्लू लाइट, नाउ यू आर यूजिंग ग्रीन लाइट। अच्छा, आपको तो विबग्योर मालूम होगा, विबग्योर में किसका वेवलेंथ ज्यादा है? लैम्बडा फॉर ग्रीन ज्यादा है कि लैम्बडा फॉर ब्लू ज्यादा है? ग्रीन का ज्यादा है, इधर को ज्यादा वेवलेंथ होता है। बोला है कि ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। पहले मतलब ग्रीन लाइट यूज हो रहा था, उसको भगा के हम ब्लू लाइट यूज कर दिए, और ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। मतलब पहले ब्लू लाइट यूज हो रहा था, उसको रिप्लेस कर दिए, किससे? बाय ग्रीन लाइट। मतलब ब्लू लाइट की जगह ग्रीन लाइट ले लिए, ब्लू लाइट की जगह ग्रीन लाइट ले लिए, तो लैम्बडा इज इंक्रीजिंग बाय रिप्लेसिंग blue light with green light। What you say about wavelength? Lambda increases, तो fringe width lambda d by d ये इंक्रीज करेगा, एंगुलर fringe width lambda by d ये भी इंक्रीज करेगा, both of them will increase। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. If direct sunlight is used, then what will be color of central spot
and with what color light it will be surrounded. तो डायरेक्ट सनलाइट हम यूज करते हैं तो सेंट्रल स्पॉट का कलर क्या होगा, एंड विथ व्हाट कलर लाइट इट विल बी सराउंडेड. सोचो ये स्क्रीन है, ये है स्लिट्स, ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन. आप देखो you are using YDAC means you are assuming the rays are coherent with zero phase difference. मतलब यहाँ से जो रे आ रहा है, यहाँ से जो रे आ रहा है, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है तो ब्राइट स्पॉट. अगर हम डायरेक्ट सनलाइट यूज करेंगे, आप तो जानते हो कि सनलाइट में, व्हाइट सनलाइट में यू नो ऑल विब्यूर आर देयर, पूरा का पूरा सब कुछ, सारा का सारा कलर मिलके उसमें है कि नहीं, ये सब कलर है, ऑल दिस कलर्स आर प्रेजेंट. अब ये सारे मिल जाते हैं तो व्हाइट दिखता है. अब देखो इस सारे कलर की लाइट आएंगे, सारे का ब्राइट स्पॉट यहाँ पे बनेगा. ऑल द कलर्स विल हैव ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. क्या बता सकते हो सेंट्रल स्पॉट का कलर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सारे कलर का ब्राइट स्पॉट अगर एक जगह फॉर्मेशन होगा तो क्या व्हाइट ही होगा. तो ऑब्वियसली द सेंट्रल स्पॉट विल बी सिंपली व्हाइट. ये सेंट्रल स्पॉट हो जाएगा व्हाइट. ठीक है. फिर पूछा है इसके चारों तरफ कौन सा कलर का सराउंडिंग रहेगा. इट विल बी एनवेलप्ड विथ व्हाट कलर लाइट इट विल बी सराउंडेड. अच्छा सोचो यहां पर सारा कलर का ब्राइट स्पॉट है. रेड कलर का ब्राइट स्पॉट कहां पर होगा? जहां पर एक दूसरा ब्राइट स्पॉट आएगा. कितना दूर पे? फ्रिंज विड्थ में. एक फ्रिंज विड्थ में कितना? लैम्बडा फॉर रेड डी बाई डी. इतना डिस्टेंस पे रेड कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा. समझ में आया क्या? इसके सबसे नजदीक कौन सा कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा? ये बनेगा रेड. सबसे नजदीक कौन सा कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा? अरे रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड के लिए जो फ्रिंज विड्थ होगा वो लैम्बडा डी बाई डी होगा. मतलब रेड का ब्राइट स्पॉट यहां पर है, रेड का दूसरा ब्राइट स्पॉट यहां पे बनेगा. तो इतने दूर पे, सबसे ज्यादा दूर पे रेड का ब्राइट स्पॉट बन रहा है. रेड का ब्राइट फ्रिंज विड्थ विल बी द मैक्सिमम क्योंकि लैम्बडा फॉर रेड इज मोर. सबसे पास में किसका ब्राइट स्पॉट बनेगा? जिसका लैम्बडा सबसे कम है. किसका लैम्बडा सबसे कम है? वायलेट. इसका मतलब सेंट्रल स्पॉट की एकदम नजदीक कौन सा कलर का स्पॉट बनेगा? वायलेट कलर का स्पॉट बनेगा. इसका मतलब लगेगा कि सेंट्रल स्पॉट इज सराउंडेड विद वायलेट कलर लाइट. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस. तो हम कहेंगे सेंट्रल स्पॉट विल बी सेंट्रल स्पॉट इज व्हाइट. और क्या देखे हम लोग? और देखे कि द सेंट्रल स्पॉट विल बी सराउंडेड बाय वायलेट कलर लाइट. सेंट्रल स्पॉट विल बी सराउंडेड बाय वायलेट कलर लाइट. इट इज सराउंडेड बाय वायलेट लाइट क्योंकि यहां पर होगा रेड, यहां पर होगा वायलेट. ठीक है. Next question. In a YDAC if there are 3 slits. कोई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में there are 3 slit, 3 स्लिट है और हर एक का इंटेंसिटी I0 है जो नहीं निकल रहा है. What would be the intensity of the brightest spot? क्या आप बता सकते हो ब्राइटेस्ट स्पॉट का इंटेंसिटी क्या होगा? ब्राइटेस्ट स्पॉट का तीनों का इंटेंसिटी I0 है. आप लोग कितना होगा? हम बताए थे तीनों का इंटेंसिटी अगर बराबर है तो तीनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा. तीनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3a. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर. तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी 9 टाइम्स. यस, ये याद रखना है. तो क्या कहेंगे? 8 ब्राइट स्पॉट फॉर 1 ray lit. A is amplitude, I is intensity. So आप कहेंगे I is equal to or proportional to a square. For
3 rays, for 3 rays 8 bright spot, A net is equal to 3A, तो I net क्या हो जाएगा? It is A net का square is equal to A net का square is proportional to 9A square, तो आप कहोगे I net is equal to 9I0। हर एक का दिया है इंटेंसिटी I0, हर एक का इंटेंसिटी I0 दिया है, तो क्या हो जाएगा? पर 3 तो स्लिट होते तो ब्राइटेस्ट स्पॉट का इंटेंसिटी क्या हो जाता? 9I0। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a YDAC with circular slits, if the slit widths are in ratio 1:2, what is the ratio of intensity of bright spot to that of the dark spot? हम बताए थे इंटेंसिटी फॉर circular slits you must refer to the theory. Circular slits intensity is proportional to slit width का square, slit opening का square. For rectangular slit it is directly proportional to slit width, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर I1 by I2, दिया है कि जो slits है their ratio widths are in ratio 1:2, मतलब 1/2 का square, that is 1/4, ठीक है? तो पूछा है what is the ratio of brightest spot to the dark spot? You know Imax by I mean का फॉर्मूला आपको मालूम है, बचपन में कभी हम लोग पढ़े थे √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है ना? आप इसको I1 बाई I2 कहो, I2 बाई I1 कहो, जैसे आपकी मर्जी। मैं इसको अगर लिखूंगा I2 बाई I1 तो ये आ जाएगा, तो यू विल से इट इज I1 बाई I2 इज 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। आप इसको लिख सकते हो I2 बाई I2 माइनस I1, बड़े से छोटे को माइनस करना है, ठीक है? वैल्यू डालो, चलो I2 डिवाइड कर देते हैं। इफ आई डिवाइड I2, ऊपर आ गया √I1 I2 प्लस 1 बाय √I2 नीचे भी डिवाइड कर दिए, इट इज 1 माइनस √I1 बाई I2 होल का स्क्वायर, और I1 बाई I2 का वैल्यू कितना है? 1/4, रूट ओवर हो गया 1/2 प्लस 1, 3/2 बाई 1/2, इट इज 3:1। So the ratio of maximum intensity to minimum intensity is 3:1। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो क्या हो गया यहाँ पे? ये 3/1 नहीं, ये हो गया 9:1, स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 9:1। चलिए आगे बढ़ते हैं देखने के लिए अगला क्वेश्चन। इन YDAC with circular slits, if slit widths are in the ratio 1:n, then for what value of n there will be high contrast। ये पूछा, हाई कंट्रास्ट का मतलब बताए थे, कंट्रास्ट मतलब the ratio of Imax to I mean must be very high। High contrast means high contrast implies Imax by I mean is very high। ये वेरी हाई होने के लिए सबसे आसान तरीका हुआ ये डिनोमिनेटर को कम कर दो। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? when both the intensities are same, √I1 minus √I2, दोनों इंटेंसिटी बराबर होगी तो ये जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट विल बी द कंट्रास्ट। तो क्या चाहिए? फॉर I mean to be 0, I mean to be 0, क्या कहेंगे? I1 must be equal to excuse me, I1 must be equal to I2। और यहां पर क्या दिया है डाटा में? डाटा में दिया है the slit widths are in the ratio 1:n। slit widths are in the ratio 1:n, मतलब आपका I1 by I2 is 1/n square। आप जानते हो इट इज
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है, सर्कुलर स्लिट दिया है। तो हमें चाहिए I1 इक्वल टू I2 होगा तो हाई कंट्रास्ट होगा, इसमें इसके लिए क्या होना चाहिए, I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 implies what should be the value of n, n should be 1। अगर n का वैल्यू 1 हो गया, you will see the fringe pattern, the interference pattern on the screen will be with high contrast। जो ब्राइट स्पॉट होगा बहुत ब्राइट होगा, जो डार्क स्पॉट होगा पूरा डार्क होगा, तो फिर हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स को। क्या ये बात भी सबको समझ में आया कि ऊपर से गया? सर समझ में आया। समझ में आया। चलिए अगला, ग्रे लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ वेवलेंथ 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड 18,000 एंगस्ट्रॉम। इफ ग्रे लाइट इज यूज्ड, व्हाट विल बी ग्रे फ्रिंज विड्थ? ठीक है, ठीक है। क्या ये ग्रे का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है कि सही है? ग्रे ऐसे ही होता है। यस सर। तो बोला है कि ग्रे लाइट में दो वेवलेंथ है, हम डायरेक्ट ग्रे लाइट यूज किए, हम ग्रे लाइट यूज करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो आप देखोगे कि जो दो अलग अलग वेवलेंथ है, एक 12,000 एंगस्ट्रॉम वाला, एक 18,000 एंगस्ट्रॉम वाला, वो तो अंदर घुसने के बाद स्क्रीन पे अलग हो जाएंगे। कैसे? जहां पर ये 12,000 वाले का ब्राइट स्पॉट होगा, वहां पर 18,000 वाले का ब्राइट स्पॉट नहीं होगा। जहां पर दोनों का ब्राइट स्पॉट होगा वहां पर ग्रे बनेगा, क्योंकि दोनों मिलने से ग्रे बनते हैं। तो एक का लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर डिफरेंट। हियर आप कहोगे लैम्बडा 1 इज 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्बडा 2 इज 18,000 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों का फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा। पूछा है ग्रे फ्रिंज विड्थ क्या होगा? ग्रे फ्रिंज विड्थ मतलब जहां पर दोनों का ब्राइट स्पॉट एक बार पड़ेगा वहां पर ग्रे दिखेगा, फिर से जहां पर पड़ेगा वहां पर ग्रे दिखेगा। ये ग्रे वो ग्रे के बीच में डिस्टेंस क्या है? इज द क्वेश्चन क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल स्पॉट होगा, पहले बताओ सेंट्रल स्पॉट कौन सा कलर का होगा? सेंट्रल स्पॉट दोनों का ब्राइट स्पॉट होगा, दोनों का ब्राइट स्पॉट यहां पे होगा, तो आप कहोगे सेंट्रल स्पॉट इज ग्रे। हाँ, ये समझ में आया, सेंट्रल स्पॉट इज ग्रे। फिर से ग्रे स्पॉट कहां पे आएगा? फिर से ग्रे स्पॉट कहां पे आएगा? जहां पर दोनों का ब्राइट स्पॉट और दोनों का ब्राइट स्पॉट मर्ज कर जाएगा। लेट nth ब्राइट स्पॉट of lambda 1 merges with nth bright spot of lambda 2, nth bright spot of lambda 2। ठीक है, इसका लैम्बडा 1 उसका लैम्बडा 2 एक जगह मर्ज करते हैं। मतलब कहेंगे यहां से लैम्बडा 1 वाले का mth ब्राइट स्पॉट जितना दूर पे होगा, लैम्बडा 2 वाले का nth ब्राइट स्पॉट उतनी ही दूर पे होगा। मतलब m लैम्बडा 1 d by d मस्ट बी इक्वल टू m लैम्बडा 2 d by d। इसका मतलब हुआ m by n इज इक्वल टू लैम्बडा 2 by लैम्बडा 1, that is lambda 2 by lambda 1 मतलब 18,000 by 12,000, that is equal to 3 by 2। yes, m by n is 3 by 2। कहने का मतलब हुआ पहला वाले का थर्ड ब्राइट स्पॉट दूसरे वाले का सेकेंड ब्राइट स्पॉट एक जगह मर्ज करेंगे, है ना? ये चीज समझ में आना चाहिए। सो third bright spot of lambda 1 and second bright spot of lambda 2 merge to form a gray spot। तो जहां पर पहला वाला का थर्ड ब्राइट स्पॉट बनेगा वहीं पर
दूसरे वाले का सेकेंड ब्राइट स्पॉट बनेगा, दोनों एक जगह मर्ज करेंगे, फिर से ग्रे दिखेगा। तो ग्रे फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, सेंटर पे बना था ग्रे, फिर ये दूसरा वाला बना, तो हम कहेंगे ग्रे फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, यू से इट इज सेम एज 3 लैम्डा 1 डी बाई डी और 2 लैम्डा 2 डी बाई डी, कुछ भी करो चलेगा। अब आपको लैम्डा 1 मालूम है, लैम्डा 2 मालूम है, डी वगैरह सब कुछ मालूम है। अच्छा, ये मेन क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन में डी और डी दिया हुआ था, ठीक है ना, तो हम वैल्यू डाल सकते हैं। इट इज 3 लैम्डा 1 इज 12,000 एंगस्ट्रॉम, डी दिया है, क्वेश्चन में दिया है। इट इज इन द मेन क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी हमारा 4 मीटर था, स्मॉल डी हमारा दिया है। चलो यही यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअली इतने देर पे आया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। गिवन D is 4 मीटर, स्मॉल d is 2 मिलीमीटर। हाँ ठीक है, ये दिया हुआ। तो चलो इसमें क्या आ गया देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 लैम्डा की जगह क्या ले लिए 12,000, d के जगह ले लिए 4 मीटर और ये 10,000 ले लिए, तो इंटू 10 पावर माइनस 10, d हो गया 4 मीटर बाय 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 पावर। मारपीट करिए और देखिए ये क्या आ रहा है, 10 पावर माइनस 3 ऊपर गया, 10 पावर 6, 10 पावर माइनस 4, 2 6 72 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर इज क्या हो रहा है, ये 7.2 मिलीमीटर। यस, तो ग्रे फ्रिंज विड्थ विल बी 7.2 मिलीमीटर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस, ये समझ में आ रहा है, 7.2 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। In YDAC, how many maxima will be obtained on screen if D is equal to 700 nanometer and wavelength is 200 nanometer? बोल रहा है कि कोई एक YDAC में कितना ठो ब्राइट स्पॉट बनेगा। अरे टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स, अच्छा क्या दिया है, D is given 700, D is given 700 nanometer, lambda is given 200 nanometer। ठीक है, अब यहां से जो रे आके यहाँ पे पहुंचेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहां से जो रे आके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है। जब वो यहाँ पे आके पहुंच रहे हैं, पाथ डिफरेंस इज 0 और मोर देन 0, ज्यादा है, there is some path difference, पहले 0 था, इधर कुछ ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, यू नो दिस आई थिंक, ये जो डिस्टेंस था ये है पाथ डिफरेंस, हम जानते हैं ये चीज, दिस वाज द पाथ डिफरेंस, ये था पाथ डिफरेंस, ये दिस वाज द पाथ डिफरेंस, ये हम लोग डेल्टा एक्स करके निकाल देते। हाँ, अब जैसे जैसे ये पॉइंट को आप ऊपर लेते जाओगे, मान लो यहाँ पे आए, ध्यान से देखना, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। तो क्या नोटिस कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट सी एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y, पाथ डिफरेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं, एज वी move away from center of screen, the path difference goes on increasing at infinite distance from, और एट लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट क्यों लिखेंगे, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात हुआ, जिनका है समझने की कोशिश करना।
यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात हुआ, हमें देखना है डी साइन थीटा क्या है। जैसे आप सेंटर से दूर दूर जाने लगे हो, जैसे आप पहले यहाँ पे थे, यहाँ से आप यहाँ पे थे तो दिस वाज द वैल्यू, यहाँ पे थे द एंगल वाज सम वैल्यू थीटा। As you go away and away, as you go away and away on the screen, theta is gradually increasing. थीटा इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर बहुत ज्यादा दूर में चले जाओगे, थीटा मैक्सिमम कितना होगा? थीटा विल बी 190। थीटा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, इससे ऊपर, उससे ऊपर, कहां पहुंचा? थीटा हो जाएगा मैक्सिमम कितना होगा? 90। यस, थीटा 90 होगा। मतलब डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी, डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इज, हाँ इसको यही लिख देते हैं, हम कहेंगे सो डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा d sin 90 एंड दैट इज इक्वल टू d। तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा? d। ओहो, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हुआ d। यहाँ पे हमें d दिया गया है 700 मिलीमीटर, d हमें दिया गया है 700 नैनोमीटर, लैम्ब्डा हमें दिया गया है 200 नैनोमीटर, और बाकी के चीज हम लोग कैलकुलेट करके देख लिए कि कुछ ऐसा आ रहा है कि मैक्सिमम जो आपका पाथ डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 700 नैनोमीटर। और पाथ डिफरेंस बढ़ते जाता है, कहां से? जीरो से बढ़ते बढ़ते, पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 700 हो गया। सो पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते बढ़ते 700 हुआ। जहां जहां पर पाथ डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा, वहीं पर ब्राइट स्पॉट बना होगा। तो जीरो था पाथ डिफरेंस, बढ़ते बढ़ते 700 हुआ, तो बढ़ते बढ़ते कभी 200 हुआ होगा, फिर 400 हुआ होगा, फिर 600 हुआ होगा, उसके बाद 700 हुआ होगा। तो जहां जहां पर पाथ डिफरेंस था 200, 400, 600, वहीं पर ब्राइट स्पॉट बने होंगे कि नहीं बने होंगे? यस सर। यस, तो वहीं पर ब्राइट स्पॉट बने होंगे। सेंट्रल तो ब्राइट था, तो इससे ऊपर आपको और कितना ब्राइट स्पॉट मिला? 3, 200, 400, 600 में ऊपर मिला, तो नीचे भी मिलेगा। ऊपर 3, नीचे 3, 6, और सेंटर में टोटल कितना ब्राइट स्पॉट बन गया? 7। समझ में आया क्या? तो दैट इज व्हाट आई वांट टू राइट हियर। मैं वही चीज को लिखना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि 10 डेल्टा एक्स ग्रेजुअली increases from 0 to 700 nanometer. Gradually increases from 0 to 700 nanometer. 8 delta x is equal to 0, 200 nanometer, 400 nanometer, 600 nanometer. Bright spots are formed। तो अब फिगर बना के दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया स्लीट, ये हो गया स्लीट, तो ये हो गया ये पॉइंट, ये 200, 400, 600, 200, 400, 600। तो आप लिखोगे इसमें जहां जहां पर होगा 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 400 nanometer, 600 nanometer. At all these points, 0. At these points, bright spots will be formed. How many bright spots are being seen here? आप कहोगे number of bright spots is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there will be 7 bright spots on screen के ऊपर 7 ब्राइट स्पॉट बनेंगे।
क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं आपके लिए आखिरी क्वेश्चन देता हूँ। इतना सारा क्वेश्चन मैं करवाया, मतलब आप लोग तो अभी सोचना शुरू करोगे। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए रिंग। चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक रिंग है। ये रिंग पे हुआ यूं है कि यहाँ पे दिस इज देयर इज द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिंग पे यहाँ पे एक सेंटर भी है, ये सेंटर है। अच्छा, सेंटर से क्या हुआ है? सेंटर से इधर और इधर बराबर डिस्टेंस पे दो सोर्स रखे हुए हैं। ये एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है। देयर आर टू सोर्सेस, S1 एंड S2। ठीक है, S1 and S2 are two sources on the two sides of the screen. अभी क्या दिया है? A and B are two monochromatic coherent sources और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये सेंटर है, C is the center of the screen। क्या दिया है? In figure shown A and B are two monochromatic coherent sources with zero phase difference। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 0। ठीक है, और इनका वेवलेंथ वगैरह भी दिया हुआ है। Having lambda is equal to say something like 30,000 Armstrong or 30,000 Armstrong। लैम्डा इज इक्वल टू 10,000 आर्मस्ट्रांग ले लेते। इतना बड़ा क्यों लेंगे? इतना बड़ा क्यों ले लेंगे? ये हो गया 10,000 आर्मस्ट्रांग। डिस्टेंस बिटवीन A and B is 30,000 Armstrong। The ring has radius 1 meter। Find number of bright spots formed on the ring। रिंग के ऊपर कितने ठो ब्राइट स्पॉट का फॉर्मेशन होगा, ये आपको बताना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? कितने ठो ब्राइट स्पॉट बनेगा ऑन दी रिंग? रिंग के ऊपर कितने ठो ब्राइट स्पॉट बनेंगे? जहां जहां पर ये दोनों रे आके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, वहां पर ब्राइट स्पॉट बनने लगेगा। जहां पर वो लोग कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, वहीं पर ब्राइट स्पॉट बनने लगेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितने ठो ब्राइट स्पॉट बनेगा रिंग के ऊपर। बट आपको बता दें कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा। 12 पहला आंसर कोई दिया है 12। लेट अस सी हाउ मेनी अदर्स आर सेइंग। पहला आंसर कोई बोला 12। चलिए सोचते हैं। पहले सोचो कि यहां से निकलता हुआ अगर हम किसी एक रे को देखते हैं, यहाँ पे ये से गया। मैं थोड़ा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो यहां से यहां तक ऐसा हो गया। अच्छा, ये दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट है और इनसे निकलता हुआ रे जब यहाँ पे पहुंचेंगे, डार्क स्पॉट बनेगा कि ब्राइट स्पॉट बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है। तो आप कहोगे एट दिस पॉइंट डेल्टा एक्स इज 0। अच्छा, जब ये दोनों रे आके यहां पे पहुंचेंगे, क्या आप बता सकते हो डेल्टा एक्स क्या होगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? ए और बी के बीच में तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना 30,000। सो इट इज 30,000। इज इट नॉट 3 लैम्डा? लैम्डा दिया है ना 10,000, 3 लैम्डा हो गया। क्लियर?
तो यहाँ पे हो रहा है डेल्टा एक्स 0, यहाँ पे हो रहा है 3 लैम्डा। मतलब जैसे जैसे आप ये सब पॉइंट्स पे जा रहे हो पाथ डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ 0 था, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 3 लैम्डा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ होगा और कहीं ना कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट होगा, यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट होगा और हर क्वार्टर में 2-2 ठो ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो टोटल कितना ठो ब्राइट स्पॉट हो गए भैया? 3, 2, 5, 2, 7, 5, 12। वाओ, 12 ठो बनेगा। देखो आप लोग सोच लिए। सो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स सॉल्यूशन में लिखेंगे, आंसर इज 12। देयर बी 12 ब्राइट स्पॉट्स। क्या आप बता सकते हो मैं अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को 30,000 के जगह 35,000 कर देता, 35,000 कर देता तो कितना होता आंसर? सोच के बताओ। 30,000 के जगह ए और बी के बीच में डिस्टेंस को मैं 35,000 कर दिया। हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स विल बी देयर ऑन द रिंग? कितना होगा भैया? सेम 12, लेकिन यहां पे ब्राइट स्पॉट नहीं होगा। यहां पर तो ये 3 लैम्डा से ज्यादा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया इधर को? 6 नहीं 7, 12 होगा कि 14 होगा रे भैया? देखो 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 देखो, 12 होगा कि 14 होगा? देखो ये ब्राइट स्पॉट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस, 3 लैम्डा प्लस हो जाएगा, मतलब 3 लैम्डा विल बी समवेयर हियर। तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 3, 6, ये एक 7। सिमिलरली दिस साइड आल्सो कितना हो जाएगा? 14। ये आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, आंसर तो हर कोई निकालता है। लॉजिक समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगले क्लास हम लोग फिर से मिलेंगे एंड विल स्टार्ट विद पोलराइजेशन। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग। फिर मिलेंगे। जय हिंद। Thank you, sir.